संगीत की हल्की रहस्यमयी धुन के साथ एक ऐसे शहर के बारे में सोचिए जो इतना शानदार था कि उसे देखकर यूनान के लोग भी हैरान रह गए। एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना कीजिए जो काबुल की पहाड़ियों से लेकर कर्नाटक के मैदानों तक फैला हो। आज बिहार मैटर्स की इस कड़ी में हम बात करेंगे मौर्य वंश की, वो राजवंश जिसने बिहार को दुनिया के नक्शे के केंद्र में ला खड़ा किया था। और इस कहानी को समझने के लिए हमारे पास मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस जैसे कमाल के स्रोत हैं। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों के सहारे प्राचीन पाटलिपुत्र की गलियों की एक तरह से सैर करना और ये समझना कि ये साम्राज्य आखिर बना कैसे, इतने बड़े पैमाने पर चला कैसे और इसने बिहार के लिए क्या विरासत छोड़ी। चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो कहानी शुरू होती है नंदवंश से। ताकतवर तो थे, पर शायद लोगों में उतने लोकप्रिय नहीं थे। और फिर मंच पर आते हैं दो लोग जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया, एक नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य। बिल्कुल। और इससे सिर्फ एक राजा का दूसरे को हराना समझना, मतलब ये बहुत छोटी बात होगी। ये तो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव था। चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की हिम्मत ने सिर्फ नंदों को ही नहीं उखाड़ा, बल्कि उनका ध्यान गया पश्चिम की ओर, जहां सिकंदर के सेनापति अपना राज कायम कर चुके थे। मतलब सिकंदर की विरासत से सीधी टक्कर। सीधी और जबरदस्त टक्कर। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सबसे काबिल जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराया, और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। इस एक जीत ने मौर्य साम्राज्य की सीमाएं हिंदू कुश के पहाड़ों तक पहुंचा दी। मतलब आज का अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा मौर्य साम्राज्य का अंग बन गया। और इतने बड़े साम्राज्य की राजधानी हमारी अपनी पाटलिपुत्र, यानी आज का पटना। सेल्यूकस ने ही तो अपना एक राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। और मेगास्थनीज ने जो लिखा है वो तो किसी परी कथा जैसा लगता है। हाँ, उन्होंने लिखा कि ये शहर गंगा और सोन नदी के किनारे बसा था और इसके चारों ओर लकड़ी की एक विशाल दीवार थी। जरा सोचिए, उस दीवार में 64 गेट और 570 मीनारें थीं। 570 मीनारें? हाँ, ये उस समय दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक रहा होगा। एक ऐसा महानगर जो व्यापार, राजनीति और संस्कृति का केंद्र था। लेकिन चंद्रगुप्त की कहानी जितनी दिलचस्प उनके उदय की है, उतनी ही हैरान करने वाली उनके अंत की भी है। हाँ, ये बात तो है। मतलब एक आदमी जो इतना बड़ा साम्राज्य बनाता है, वो आखिर में करता क्या है? वो सब कुछ त्याग देता है। अपने जीवन के आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया। वो जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला चले गए और वहां उन्होंने सल्लेखना का पालन किया। सल्लेखना मतलब मृत्यु तक उपवास? एक मिनट, सम्राट ने राजपाट छोड़कर उपवास करते हुए अपने प्राण त्याग दिए? ये तो आज के समय में सोचना भी नामुमकिन है। यही तो बात है जो उन्हें साहस बनाती है। सत्ता के शिखर पर पहुंचकर भी आध्यात्मिक शांति की तलाश। उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार गद्दी पर बैठे। यूनानी लेखकों ने उन्हें अमित्रघात कहा है, जिसका मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला। उन्होंने अपने पिता के साम्राज्य को न सिर्फ संभाले रखा, बल्कि उसे और मजबूत किया। लेकिन मौर्य कहानी का सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़ तो बिंदुसार के बेटे के साथ आता है ना? बिल्कुल। अब कहानी में एंट्री होती है अशोक की। अशोक महान। लेकिन महान बनने से पहले अशोक का एक और रूप था। यहीं से कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है। अशोक की कहानी सीधी नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और वो टर्निंग पॉइंट है कलिंग का युद्ध, 261 ईसा पूर्व। कलिंग यानी आज का उड़ीसा एक ऐसा राज्य था जो मौर्यों के आगे झुका नहीं था। अशोक ने उसे जीतने के लिए एक भयानक युद्ध छेड़ा। भयानक मतलब कितना भयानक? मैंने जो आंकड़े पढ़े हैं वे तो दिल दहला देते हैं। कहते हैं 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और उससे भी कई ज्यादा लोग बेघर हो गए। युद्ध के बाद जब अशोक ने उस मैदान को देखा जो लाशों और घायलों से पटा पड़ा था, तो उस खून खराबे ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। कहते हैं उसी पल उनका हृदय परिवर्तन हो गया। और यहीं पर क्रूर अशोक यानी चंडशोक बदलकर धम्मशोक बन गया। सही कहा। धर्म के रास्ते पर चलने वाला अशोक। उन्होंने फैसला किया कि अब से वो हथियारों से नहीं, बल्कि धम्म से विजय हासिल करेंगे। उन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़े की जगह
धम्म घोष यानी धम्म के संदेश को अपना लिया। ये दुनिया के इतिहास में किसी सम्राट द्वारा उठाया गया एक अभूतपूर्व कदम था। तो ये धम्म आखिर था क्या? कई लोग इसे सीधे सीधे बौद्ध धर्म से जोड़ते हैं, पर ये सिर्फ उतना ही तो नहीं था, है ना? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अशोक का धम्म कोई एक धर्म नहीं था। ये एक नैतिक और सामाजिक आचार संहिता थी। इसमें बड़ों का आदर, नौकरों और गुलामों से अच्छा व्यवहार, दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सबसे बढ़कर अहिंसा पर जोर दिया गया था। एक तरह से ये यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट जैसा था। और क्या इसका कोई सबूत है कि वो सच में दूसरे धर्मों का आदर करते थे, या ये सिर्फ कहने की बातें थीं? इसका ठोस सबूत बिहार में ही मौजूद है। जहानाबाद की बराबर पहाड़ियों में अशोक ने कुछ गुफाएं बनवाई थीं, जैसे लोमस ऋषि गुफा। दिलचस्प बात यह है कि ये गुफाएं उन्होंने बौद्धों के लिए नहीं, बल्कि आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनवाई थीं। अच्छा, आजीवक संप्रदाय के लिए? हाँ, जो उस समय का एक और प्रमुख संप्रदाय था। ये उनकी धार्मिक सहिष्णुता का जीता जागता प्रमाण है। वाह, मतलब एक सम्राट जो खुद बौद्ध धर्म अपना चुका है, वो दूसरे संप्रदाय के लिए गुफाएं बनवा रहा है। ये तो कमाल की बात है। और इन संदेशों को, इन गुफाओं को, इन स्तूपों को पूरे साम्राज्य में बनवाना, इसके लिए तो एक अविश्वसनीय प्रशासनिक ताकत चाहिए होगी। आखिर कैसे काम करती थी ये मौर्य मशीनरी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। साम्राज्य की असली ताकत उसकी सेना के साथ साथ उसके प्रशासन में थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें बताता है कि ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। सबसे ऊपर राजा और उसकी मदद के लिए एक मंत्री परिषद। अब पूरे देश को कैसे बांटा गया था? साम्राज्य को प्रांतों यानी प्रोविंस में बांटा गया था। मगध, जिसे प्राच्य कहते थे, वो सेंट्रल प्रोविंस था और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके अलावा तक्षशिला, उज्जैन, तोशाली जैसे और भी प्रांत थे। और इन प्रांतों को कौन चलाता था? अक्सर राजकुमारों को ही इन प्रांतों का गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, जिन्हें कुमारामात्य कहते थे। इससे उन्हें प्रशासन का अनुभव भी मिलता था और केंद्र का नियंत्रण भी बना रहता था। ठीक है, ये तो हो गई पूरे साम्राज्य की बात, लेकिन सिर्फ पाटलिपुत्र शहर का मैनेजमेंट। मैंने सुना है कि ये वाला हिस्सा तो हमारे उन दोस्तों के लिए बहुत जरूरी है जो बीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और मेगास्थनीज ने इसका इतना शानदार ब्यौरा दिया है कि आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। उनके मुताबिक पाटलिपुत्र शहर का प्रशासन एक 30 सदस्यों वाली नगर परिषद चलाती थी और इन 30 लोगों को 6 अलग अलग समितियों में बांटा गया था। हर समिति में 5 सदस्य। 6 अलग अलग समितियां? मतलब हर समिति का अपना एक अलग डिपार्टमेंट था। ये तो किसी आज के नगर निगम जैसा लग रहा है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये सिस्टम आज के हिसाब से भी बहुत मॉडर्न था। पहली समिति इंडस्ट्री और कारीगरों से जुड़े मामले देखती थी। दूसरी समिति का काम था शहर में आने वाले विदेशियों की देखभाल करना। सोचिए, उनके रहने, खाने, सुरक्षा, सबका ध्यान रखने के लिए एक अलग कमेटी। बस एक मिनट, विदेशियों के लिए एक अलग कमेटी? इसका मतलब तो ये हुआ कि पाटलिपुत्र में बाहर से बहुत बड़ी संख्या में लोग आते होंगे। ये कोई बंद शहर नहीं, बल्कि एक कॉस्मोपॉलिटन हब था। बिल्कुल, ये उस शहर के वैश्विक महत्व को दिखाता है। तीसरी समिति जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करती थी, यानी आज का सेंसस डिपार्टमेंट। हाँ, एक तरह से। चौथी व्यापार और कॉमर्स देखती थी, जैसे सही नाप तौल का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। पांचवी समिति बनी हुई चीजों के इंस्पेक्शन और बिक्री पर नजर रखती थी और छठी समिति का काम था बिक्री पर टैक्स वसूलना। ये तो अविश्वसनीय है। आज से 2300 साल पहले वो जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रख रहे थे, मिलावट की जांच कर रहे थे और टूरिस्टों का ध्यान रख रहे थे। मौर्यों की ताकत सिर्फ उनकी तलवार में नहीं, उनके इस सिस्टम में थी। यही उनकी सफलता का राज था, एक ऐसी व्यवस्था बनाना जो इतने बड़े और विविध साम्राज्य को एक साथ बांध कर रख सके। ठीक है, तो हमने उनके शासन को समझा, लेकिन आज अगर हम बिहार में घूमें तो मौर्यों की कौन सी विरासत है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं? इसके लिए आपको पटना के पास कुम्हारार जाना होगा। वहां खुदाई में एक बहुत बड़े महल के खंडहर मिले हैं। एक ऐसा हॉल मिला है जिसमें बलुआ पत्थर के 80 खंभे लगे होने के सबूत हैं। माना जाता है कि पूरा महल लकड़ी का बना था, जो अब नष्ट हो चुका है, पर ये पत्थर के खंभों के अवशेष उस महल की भव्यता की कहानी कहते हैं। और अशोक के स्तंभ, सारनाथ वाला 4 शेरों का स्तंभ तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है,
लेकिन बिहार तो इन स्तंभों का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल। बिहार में मौर्यकालीन स्तंभ कला के कुछ सबसे बेहतरीन उदाहरण मिलते हैं। पश्चिमी चंपारण में लौरिया नंदनगढ़ जाइए, वहां एक स्तंभ पर एक शेर बैठा है और वो आज भी लगभग वैसी ही हालत में है। पूर्वी चंपारण में लौरिया अरेराज है और पश्चिमी चंपारण के ही रामपुरवा में भी स्तंभ मिले हैं। इन स्तंभों की खास बात क्या है? ये एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए हैं। 50 टन वजनी पत्थर के एक टुकड़े को तराशना, उसे सैकड़ों मील दूर ले जाना और फिर उसे खड़ा करना, ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का चमत्कार है। और उनकी पॉलिश, आज भी वो शीशे की तरह चमकते हैं। वे सिर्फ पत्थर नहीं है, वे अशोक के धम्म के संदेशवाहक हैं जो आज भी खड़े हैं। और दीदारगंज में मिली यक्षिणी की मूर्ति को तो हम भूल ही नहीं सकते। उसे देखकर लगता ही नहीं कि वो हजारों साल पुरानी है। उसकी पॉलिश, उसकी बनावट, ऐसा लगता है मानो अभी बोल पड़ेगी। आप सही कह रहे हैं। दीदारगंज यक्षिणी मौर्यकालीन मूर्तिकला और उस अनोखी मौर्यकालीन पॉलिश का सबसे शानदार उदाहरण है। पत्थर को शीशे जैसा चमकाने की वो तकनीक आज भी एक रहस्य है। वो मूर्ति हमें सीधे उस दौर के सौंदर्य और शिल्प से जोड़ती है। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़ते हैं, चंद्रगुप्त का उदय, अशोक का दिल बदलना, पाटलिपुत्र का अद्भुत मैनेजमेंट और ये शानदार कला, तो ये साफ हो जाता है कि मौर्य साम्राज्य सिर्फ एक राजवंश नहीं था, ये एक सोच थी, एक विजन था। कुम्हरार के लकड़ी के खंभों के निशान, लौरिया नंदनगढ़ का शेर और दीदारगंज की यक्षिणी, ये आज भी हमारी उस महानता की कहानी कहते हैं जब बिहार दुनिया का केंद्र था। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक साम्राज्य जो बना तो पूरी तरह से सैन्य ताकत और विजय पर था, वो अपने पीछे नैतिकता, सहिष्णुता और अहिंसा की विरासत कैसे छोड़ गया? अशोक का बदलाव इतना सरदार था कि उसने साम्राज्य के मूल चरित्र को ही पलट दिया। ये विरोधाभास ही मौर्यों को इतना आकर्षक और आज भी प्रासंगिक बनाता है। और इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में हम साम्राज्यों का पतन और स्वर्णयुग का उदय देखेंगे, गुप्त काल। उसे देखना न भूलें।